लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बहावलपुर एक ऐसा टारगेट था जिससे पूरे 25 साल का हिसाब चुकता हो गया। मौलाना मसूद जन्नत और हूरों के नाम पर लोगों को उनकी जिंदगी का मकसद पूरा करना सिखाता था। यह कोई आम मदरसा नहीं था, यहां हरकत उल अंसार जैसे आतंकी संगठन का सीधा असर था। भारत ने एक रात के हमले में मसूद के पूरे कुनबे को मिटा दिया और अब वो बिलख बिलख कर रो रहा है। शहर का नाम था बहावलपुर, तारीख थी 7 मई और वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। इसके कुछ मिनटों बाद पाकिस्तान की सरहद के उस पार जो हुआ उससे पूरा पाकिस्तान कांप गया, क्योंकि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ बमबारी नहीं थी, वो एक परिवार का अंत था। जी हां, जैसे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की पूरी दुनिया ही इसमें राख हो गई। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उस रात भारत ने सिर्फ बहावलपुर पर ही नहीं बल्कि एक ही रात में 9 टेरर टारगेट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके में। लेकिन बहावलपुर एक ऐसा टारगेट था जिससे पूरे 25 साल का हिसाब चुकता हो गया। जिस अजहर ने भारत पर एक नहीं कई वार किए थे, उसका पूरा परिवार आज खत्म हो गया। अफसोस बस इस बात का है, मौलाना मसूद अजहर बच गया। वही मौलाना मसूद अजहर जिसने भारत के हजारों परिवार को बर्बाद किया है, लेकिन आज जब खुद पर बीती तो बिलख बिलख के रो रहा है, कह रहा है कि काश मैं मर गया होता। अरे हम कहते हैं कि मौलाना काश तू मर गया होता इस हमले में, पर कोई बात नहीं, ऑपरेशन सिंदूर तो बस झांकी थी, अब तुम्हारी मौत बाकी है। जरूरत पड़ी तो जैसे अमेरिका ने घुसकर ओसामा को मारा था ना, वैसे ही तुम्हें भी घसीट कर बिल से बाहर निकाला जाएगा बहुत जल्द ही, क्योंकि यह हमला सिर्फ बदले की रणनीति नहीं थी, यह एक साफ मैसेज था। जो भारत के खिलाफ जहर उगलेगा उसका अंत तो होकर ही रहेगा। यह तो बस शुरुआत है, जंग अभी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमने उनके आतंकी को मिटा दिया। इसलिए वो अपने मौलाना अजहर को खुश करने के लिए लगातार हमला कर रहा है। अरे हमने तो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था ना, हम तो आतंकवाद को खत्म करना चाह रहे थे ना, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से लगातार हमला कर रहा है भारत के रियायती इलाकों पर, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर, उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान युद्ध चाहता है। हालांकि हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, इसलिए अभी तो बस जवाबी कार्रवाई हो रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम उस हद तक पहुंच सकते हैं जहां तक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जरूरी है। और आज आपको यह भी समझना होगा कि आखिर मौलाना मसूद अजहर की मौत इतनी जरूरी क्यों है, क्यों उसके परिवार के खात्मे से पाकिस्तान एकदम बौखला गया है, यह भी आपको समझना होगा। क्योंकि अजहर न तो कोई सैनिक है, ना कोई पाकिस्तानी नेता है और ना ही कश्मीरी, फिर भी हमेशा भारत के खिलाफ रहा, इस कदर कि जैसे इसका जन्म ही इसी काम के लिए हुआ हो। और पाकिस्तान उसके साथ है, पाकिस्तान आतंकी के साथ है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस मसूद अजहर की पूरी कहानी क्या है, कैसे एक आतंकी आज पूरे पाकिस्तान के लिए मौलाना साहब बन गया है, जिसके परिवार के खत्म होने पर आज पूरा पाकिस्तान तड़प रहा है। मौलाना मसूद अजहर की कहानी शुरू होती है 10 जुलाई 1968 को, जब पाकिस्तान के बहावलपुर के मामूली से घर में मसूद अजहर जन्म लेता है। अपने 11 भाई बहनों में मसूद तीसरे नंबर का था। उसके पिता अल्लाह बख्श सब्बीर एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे और साथ ही देवबंदी विचारधारा से भी जुड़े मौलवी थे। साथ ही उसका परिवार डेयरी और पोल्ट्री फार्म के काम से अपना गुजर बसर कर रहे थे। पिता स्कूल के हेडमास्टर थे,
लेकिन बेटे मसूद का ध्यान किताबी पढ़ाई में नहीं था। 8वीं क्लास के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और जामिया उलूम इस्लामिया नाम के एक इस्लामिक मदरसे में दाखिल हो गया। वहीं से 1989 में आलिम बनकर वो निकला, यानी कि मजहबी विद्वान, जो जन्नत और हुरों के नाम पर लोगों को उनकी जिंदगी का मकसद पूरा करना सिखाते हैं। तो अजहर वहीं से पढ़कर जल्द ही वहीं टीचर भी बन गया। लेकिन आप जान लीजिए कि ये कोई आम मदरसा नहीं था। यहाँ हरकत उल अंसार जैसे आतंकी संगठन का सीधा असर था। वही संगठन जिसका ओसामा बिन लादेन से भी लिंक था। फिर जैसा देश वैसा वेश। मसूद मदरसे की पढ़ाई लिखाई से निकल अफगानिस्तान के एक जिहादी ट्रेनिंग कैंप में भर्ती हो गया, जहां सोवियत अफगान जंग के लिए वो लड़ने के लिए गया था। ट्रेनिंग तो अधूरी रह गई, लेकिन फिर भी वो युद्ध में शामिल हुआ और घायल होकर वापस लौटा। लेकिन यहीं से उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक मौलवी नहीं रहा, अब वो जिहाद का पैगंबर बनना चाहता था। फिर उसे हरकत उल अंसार के मोटिवेशन डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया गया। ये वही संगठन है जिसके बारे में हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये मदरसे से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है। तो एक तरह से मसूद अपने मकसद में आगे निकल रहा था। आगे हरकत उल अंसार के मोटिवेशन डिपार्टमेंट के चीफ बनने के साथ ही उसे 2 मैगजीन का एडिटर बना दिया गया, सदाए मुजाहिदीन और सौते कश्मीर। यहां उसका काम था कि उर्दू और अरबी भाषा में जिहाद को शब्दों में बदलना और दुनिया भर में फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना। मसूद ने संगठन के लिए जी जान से मेहनत की। फिर जैसे जैसे उसका कद बढ़ा, मसूद हरकत उल अंसार का महासचिव बन गया और फिर दुनिया भर के टूर पर निकल पड़ा। उसका मकसद था पैसे इकट्ठे करना, भर्ती करना और इस्लाम के नाम पर आतंक का प्रचार करना। इसके लिए वो जाम्बिया, अबू धाबी, सऊदी अरब, मंगोलिया, ब्रिटेन, अल्बानिया और ऐसे कई देशों में गया जहां उसके भाषण को सुनने वाले लोग होते थे। आगे साल 1993 के अगस्त में मसूद अजहर ब्रिटेन पहुंचा और उसका भाषण सुनने वाले कुछ मजहबी छात्र जो है इन फ्यूचर आतंकी बन जाते हैं। उन्हें बरगलाने के लिए मसूद ने खुलकर कहा था कि कुरान का बड़ा हिस्सा अल्लाह के नाम पर कत्ल करने के बारे में है और हजरत मोहम्मद साहब की भी कई हदीसें जिहाद पर आधारित है। उसके इसी जहर ने ब्रिटेन में 7/7 और 21/7 के आतंकी हमलों और आगे 2006 में लिक्विड बम एयरलाइन प्लॉट को जन्म देता है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच उसकी घातक नजर भारत पर भी पड़ चुकी थी, जहां वो मासूम कश्मीरी लोगों को अपना निशाना बनाता है। लेकिन भारत के अंदर मसूद घुसा कैसे, वो भी एक बड़ी कहानी है। तो होता क्या है, 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश के ढाका से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक मोटा थुलथुल सा आदमी उतरा, जिसका नाम था लुइस कैस्ट्रो। यही नाम था उसके हाथ में मौजूद पुर्तगाली पासपोर्ट पर। लेकिन उसकी शक्ल सूरत पुर्तगाली जैसी कतई नहीं थी, ना ही तो रंग और ना ही तो ढंग। इसलिए एयरपोर्ट पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने उसे शक की निगाहों से देखा और पूछा कि आपके हाथ में पुर्तगाली पासपोर्ट है, लेकिन आप तो पुर्तगाली नहीं लगते हैं। इस पर उस आदमी ने, लुइस कैस्ट्रो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि दरअसल मैं गुजराती मूल का पुर्तगाली हूं। बस यहीं से शक पर धूल पड़ गई। फिर पासपोर्ट पर बिना दोबारा देखे मुहर लग गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आदमी लुइस कैस्ट्रो नहीं, बल्कि पाकिस्तान का खूंखार आतंकी मसूद अजहर था, जो आज अपने परिवार वालों के जनाजे पर बिलख बिलख के रो रहा है। वो उस वक्त कश्मीर को भारत से छीनने की मुहिम लेकर भारत की सरजमी पर कदम रख चुका था, साल 1994 में, याद रखिएगा। ढाका से दिल्ली पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद खुद को गुजराती मूल का बताने वाला मसूद श्रीनगर की गलियों में देखा जाने लगा। कहीं वो भड़काऊ भाषण दे रहा था, तो कहीं वो हिजबुल, हरकत और लश्कर जैसे संगठनों के आपसी झगड़ों में मध्यस्थता कर रहा था, मीडिएटर की तरह, कि भाई तुम लोग आपस में मत लड़ो, देखो ऐसा है, हमें मकसद पूरा करना है। इस टाइप का जो काम है वो भी मसूद अजहर करता था भारत में आकर, कश्मीर की वादियों में। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच उसका जो असली मकसद था वो कश्मीरी नौजवानों को जिहाद के नाम पर बहकाकर आतंक की राह पर डालना था।
लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो अपने आतंक का बीज कश्मीरियों के बीच बो ही रहा था कि तभी एक दिन श्रीनगर से कुछ दूर अनंतनाग में अपने साथी सज्जाद अफगानी के साथ एक ऑटो में आर्मी चेक पॉइंट पर स्पॉट कर लिया गया। आर्मी को पास आते देख दोनों ऑटो से कूदकर भागने लगे, लेकिन भारी शरीर ने मसूद का साथ नहीं दिया और वो पकड़ा गया, जिसके बाद मसूद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पहले श्रीनगर की बदामी बाग कैंट, फिर दिल्ली की तिहाड़ और आखिर में जम्मू की कोट भलवाल जेल के अंदर उसे कैद रखा गया। लेकिन मसूद को भरोसा था कि उसके तबके के पाकिस्तानी सिपाही उसे छुड़ाने जरूर आएंगे, जिसके बारे में वो अक्सर जेल में भी कहता रहता था कि देखना मैं जल्द ही छूट जाऊंगा। फिर गिरफ्तारी के कुछ महीनों बाद ही पहली कोशिश शुरू हुई, जो जम्मू से बहुत दूर दिल्ली में हुआ। कुछ चरमपंथियों ने दिल्ली में विदेशी सैलानियों को अगवा किया और बदले में मसूद की रिहाई मांगी, लेकिन यूपी और दिल्ली की पुलिस ने जबरदस्त ऑपरेशन करके बंधकों को छुड़ा लिया और कोई सौदा नहीं हुआ। मसूद अब भी सलाखों के पीछे था। दूसरी कोशिश हुई कोट भलवाल में, जहां साल 1999 में आतंकियों ने जेल में एक सुरंग खोद दी। प्लान था कि मसूद को उस सुरंग से निकाला जाएगा, लेकिन इस बार भी मोटे शरीर ने धोखा दे दिया। मसूद सुरंग में ही फंस गया। ना वो बाहर निकल सका, ना आतंकी उसे अंदर ले जा सके। कुल मिलाकर फिर से नाकामी हाथ लगी। लेकिन इन दो कोशिशों के बाद सबसे खतरनाक और खौफनाक कोशिश हुई, और वो था IC-814 का हाईजैक होना। उसी साल के आखिर में काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर IC-814 को हाईजैक कर लिया गया और उसे अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जहां तालिबान का राज था और ISI की चलती थी। ये पूरी कहानी मैंने चैनल पर सुनाई है। फिलहाल अभी मैं यहाँ इस कहानी पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चैनल पर देख लीजिएगा। बाकी इस हाईजैक के दौरान हाईजैकर्स ने साफ कहा कि मसूद अजहर को छोड़ो, वरना फ्लाइट में मौजूद 176 यात्रियों की लाशें मिलेंगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक नई नवेली दुल्हन के सुहाग को उजाड़ के कर दिया था। सरकार दबाव में थी, हालात नाजुक थे, देश गुस्सा था, लेकिन यात्रियों की जान ज्यादा कीमती थी। सरकार अपने लोगों को मरने नहीं दे सकती थी उन आतंकियों के हाथों। इसलिए मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और अहमद उमर शेख को 176 यात्रियों की जान के बदले रिहा करना पड़ा। भारत की गिरफ्त में जो मसूद चूहा बन गया था, वो कंधार से पाकिस्तान पहुंचते ही फिर से शेर बनने लगा। मसूद अजहर ने कराची पहुंचते ही करीब 10,000 लोगों की भीड़ को जुटाया और लोगों के बीच अपना नया कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसका ऐलान था कि मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा फर्ज है आपको बताना कि मुसलमानों को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक हम भारत को तबाह न कर दें। सोचिए क्या मेंटेलिटी है जिससे मुसलमान और इस्लाम को जोड़कर जहर भर रहा था ये मसूद अजहर। अब आप सोचिए, पाकिस्तान आज भी कहता है कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत का आतंकी जो 176 जान के बदले आज़ाद होता है, उसे पाकिस्तान अपने देश में भी ले जाती है और वहाँ के एक बड़े शहर में ये आतंकी 10,000 लोगों की भीड़ भी जुटाता है और पाकिस्तान को पता नहीं चलता है। पाकिस्तान बोलता है कि हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, हम आतंकवाद को सहारा नहीं देते हैं, लेकिन सब कुछ उनके साए तले ही पलता है। खैर, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि आगे मसूद अजहर की कहानी में क्या हुआ। तो अब तक जो मसूद अजहर है, जिस संगठन के लिए काम कर रहा था, उस हरकत उल अंसार पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। ऐसे में उसके जरिए वो दुनिया में फैले मुसलमानों को नहीं बरगला सकता था, अपने झांसे में नहीं ले पा रहा था। इसलिए मसूद ने एक नया संगठन बनाया जिसे उसने जैसे मोहम्मद का नाम दिया, यानी कि पैगंबर की फौज। मैं बता रहा हूं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों को बदनाम करने वाले यही आतंकी होते हैं। बताइए, एक संगठन जो दुनिया में आतंक फैला रहा है, उसका नाम इन्होंने क्या रखा? पैगंबर का
फौज यानी जैसे मोहम्मद, और मसूद इसका सबसे बड़ा सबूत है जो इसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसने जैसे मोहम्मद के जरिए ये तय कर लिया कि अब उसका रास्ता सिर्फ लोगों को भटकाकर आतंक तक पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि खुद आतंकी फैक्ट्री बनेगा वो, जहां जीते जागते लोग बंदूक और बम होंगे और निशाना होगा भारत। क्योंकि इतने वक्त में वो जान चुका था कि सिर्फ भाषाओं से जिहाद नहीं चलता, संगठन चाहिए, संसाधन चाहिए और सबसे जरूरी सरपरस्ती चाहिए। और ये सब उसे मिलने वाला था क्योंकि अब वो पाकिस्तान की एक नेशनल एसेट बन चुका था। तो मसूद अजहर ने अपने नए मिशन के लिए एक नया संगठन बनाया, JEM, जैसे मोहम्मद, बता ही दिया मैंने। लेकिन ये कोई आम आतंकी संगठन नहीं था, बल्कि एक फैमिली बिजनेस की तरह भी था। अजहर का भाई, उसके भतीजे, यहां तक कि उसके मदरसे के शिक्षक और छात्र भी इसमें शामिल हो गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने न सिर्फ उन्हें समर्थन दिया, बल्कि अफगानिस्तान में बैठे तालिबान और ओसामा बिन लादेन ने भी उसे पैसे, हथियार और ट्रेनिंग कैंप मुहैया कराए। मदरसे की चादरों के पीछे छिपकर जैसे मोहम्मद ने एक खूनी प्लानिंग शुरू कर दी, और जब पहला बड़ा धमाका हुआ तो दुनिया हिल गई। भारत से आजाद होने के 2 साल बाद ही 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ। आतंकियों ने संसद भवन में घुसकर गोलीबारी की और 14 लोगों की जान चली गई। इस हमले के पीछे 2 नाम सामने आए, लश्कर-ए-तैयबा LET और जैसे मोहम्मद JEM। यह हमला इतना बड़ा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। टैंक सरहद पर पहुंच चुके थे, लड़ाकू विमान अलर्ट मोड पे थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपने पालतू आतंकियों से पल्ला झाड़ दिया, जिसके मौत पर आज वो बिलख रहे हैं। दुनिया भर के दबाव में पाकिस्तान ने मसूद अजहर को 29 दिसंबर 2001 को नजरबंद किया, लेकिन ये सब बस दिखावा था, क्योंकि पाकिस्तान ने ना तो उस पर कोई FIR की और ना ही कोई केस चला। और फिर 14 दिसंबर 2002 को लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। भारत आग बबूला था, लेकिन पाकिस्तान के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इसके बाद मसूद अजहर कहीं गायब हो गया, लेकिन यह गायब होना एक रणनीति थी ताकि वो बिना नजर आए अपनी अगली चालें चल सके। 2008 में जब मुंबई पर 26/11 का हमला हुआ, तब भी मसूद का नाम एक बार फिर उभरा। कहा गया कि मुजफ्फराबाद में मौजूद एक ट्रेनिंग कैंप में वो था, जहां से इस हमले की प्लानिंग हुई। रिपोर्ट्स आई कि उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने साफ साफ कहा कि मालूम नहीं कि मसूद कहां है। फिर साल 2014 में वो गुमनामी के बाद एक बार फिर से सामने आया। इस बार मुजफ्फराबाद के एक रैली में वो दिखा। उसने खुलेआम ऐलान किया कि कश्मीर में जिहाद दोबारा से शुरू होगा। जैश का एक प्रवक्ता तो यहां तक कह गया कि मसूद अब श्रीनगर में ही हैं। भारत में हलचल मच गई, लेकिन पाकिस्तान मुस्कुरा रहा था। और फिर आया साल 2016। इस बार निशाना था पठानकोट एयरबेस। जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने हमला किया और जांच में साफ हो गया कि इस हमले की प्लानिंग खुद मसूद अजहर और उसके भाई ने की थी। हमला शुरू होने के बाद दोनों आतंकियों के संपर्क में थे। भारत ने इंटरपोल से एक और रेड कॉर्नर नोटिस मांगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नकार दिया। फिर आया 14 फरवरी 2019 और इस दिन ने भारत के दिल पर जख्म छोड़ दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जहां से सुरक्षा बलों का काफिला जा रहा था, वहां एक कार से भयानक धमाका हुआ और 44 जवान उसमें शहीद हो गए। भारत इस हमले से थर्रा उठा। इस हमले की जिम्मेदारी फिर से जैसे मोहम्मद ने ली और रिपोर्ट आई कि मसूद अजहर ने खुद इस हमले को पाकिस्तान आर्मी हॉस्पिटल से मंजूरी दी, जहां वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया था पाकिस्तान के सरपरस्ती में। भारत ने इस बार चुप नहीं बैठने का फैसला किया। फिर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को बैन करने का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान ने फिर बहाने बनाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका चेहरा बेनकाब हो चुका था, उड़ी और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक से इसका जवाब भी दिया और अपना बदला लिया, उन आतंकियों से बदला लिया। लेकिन हद हुई इस साल 2025 में, जब आतंकियों ने धर्म पूछकर, लोगों की पैंट उतरवाकर
उनके धर्म का पहचान किया और 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमारी मां और बहनों को अपनी सिंदूर पोंछने पर मजबूर कर दिया और कहा कि जाकर मोदी से कह दो। यही वो वक्त था जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया और भारत ने तय किया कि साल 2025 में पोंछे गए हर सिंदूर के कतरे का जवाब अब भारत पाकिस्तान और उनके आतंकियों को देगा। फिर जो 7 मई की आधी रात को हुआ वो पिछले 25 सालों का जवाब था, जिसमें मारे गए 90 आतंकी में एक पूरा परिवार उसी मसूद अजहर का था। उसका भाई था, उसका भतीजा था, उसका भांजा था। वो सभी थे जो आतंकी थे, एक पूरा परिवार। वो इस हमले में खत्म हो गए, राख हो गए, जिसने हमें बार बार रुलाया। लेकिन अब बारी थी कि वो खुद रोए। उसकी नस्ल तो खत्म हो गई, अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी है, वो कदम जिससे मसूद अजहर का अंत होगा। मौलाना मसूद भले ही दुनिया के सामने ये बोले कि उसे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन सच यही है कि मौलाना डर चुका है, अंदर से टूट चुका है। उसके सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है और अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती वो गिन रहा है। गिनना भी चाहिए, क्योंकि जल्द ही ये गिनती 0 पर आकर रुक जाएगी। आज पाकिस्तान हर रात भारत पर हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है, और भारत अभी भी सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत अपनी तरफ से कोई हमला नहीं कर रहा है, बल्कि उन हमलों का बस जवाब दे रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान संभले, नहीं तो अगर भारत मोर्चे पर आ गया तो तस्वीर कुछ और होगी। उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आतंक का एक चेहरा मसूद अजहर, पाकिस्तानियों के लिए मौलाना साहब, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। और ये मसूद अजहर का परिवार खत्म होना कितना बड़ा एक तरह से कहे कि अचीवमेंट है, और कितना एक बड़ा काम है कि आतंकवाद की एक पूरी नस्ल खत्म हो गई। और ये मसूद अजहर क्या था, क्या उसने किया पिछले 25 सालों में, सोचा कि वो कहानी आपको बताऊं कि भारतीय सेना ने जो ये एयर स्ट्राइक किया उससे कितनी बड़ी एक मुसीबत टली है, उसके बारे में आपको भी बताऊं कि 25 सालों की वो क्या कहानी थी। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी को आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।